प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट सीक्वेंस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8th क्लास 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के का जो सबसे पहला टॉपिक है व्याकरण, उसके बारे में, जिसमें हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे हिंदी के वर्णमाला की। अब देखना यह है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल सामान्य सा टॉपिक है जिसको लेकर के हम आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जितना महत्वपूर्ण है वो आप सब जानते हैं। क्यों कि बिना स्वर के, बिना व्यंजन के हम किसी भी वाक्य को, पाठ को या लेसन को नहीं समझ सकते। अगर किसी भी चीज को पढ़ना है तो उसके लिए हमें स्वर और व्यंजन की जानकारी पूर्ण रूप से होना आवश्यक है। अब स्वर कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अं, अह, छोटा री, बड़ा री। अब इनको सही क्रम में लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक इनकी जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी कि कहां पे कौन सी मात्रा लग रही है, किसका कैसे हम उच्चारण करेंगे। अब अगर मान लो कि अ है तो सिर्फ अ ऐसी ध्वनि आनी चाहिए। अगर आ है तो ध्वनि क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जैसे आ। अब छोटी ई है तो इसका उच्चारण भी कैसा होना चाहिए, धीरे से होना चाहिए, जैसे ई। और जब बड़ी ई आएगी तो थोड़ा सा उच्चारण, आवाज जो थोड़ी सी ज्यादा आनी चाहिए, जैसे ई। वैसे ही छोटा ऊ है तो क्या बोलेंगे, ऊ। और अगर बड़ा ऊ है तो हमें ध्वनि क्या हो जाएगी, थोड़ी आवाज तेज हो जाएगी, जैसे ऊ। इसी के लिए जैसे कि इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे आई। क्यों कि इसके ऊपर ए की मात्रा और आ रही है। अब इसके ऊपर एक मात्रा है और इसके ऊपर दो मात्रा है, तो इसको बोलेंगे ओ और इसको बोलेंगे आओ। क्यों, ओ आओ, एक मात्रा है तो ओ हो जाएगा, और अगर डबल मात्रा है तो हो जाएगा आओ। अब इसके ऊपर एक बिंदु है तो होगा अह, और ओ आओ अंग, अंग, अह, री और री। पहली छोटी होगी री, दूसरी री, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो स्वरों को बोलते समय इसके उच्चारण का हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में हमें किसी भी वर्ण की या किसी भी दूसरी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है, हम आसानी से बोल सकते हैं अ, आ। लेकिन जो व्यंजन है ये उच्चारण में नहीं आते जब तक इनके अंदर स्वर नहीं मिलेंगे। यहां पे जो व्यंजन लिखे गए हैं इनमें स्वर मिले हुए हैं तो उसका हम उच्चारण कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, क वर्ग, उसके बाद छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और आगे अंतस्थल वर्ण, ऊष्म वर्ण और सिक्त वर्ण। ये सब एक एक करके क्रम से सब शेड्यूल चलता है इनका, जिनको हमें याद करना है। पहले होगा क वर्ग। अब क वर्ग में कितने होंगे, 5 वर्ण होंगे। कैसे बोलेंगे तो देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। इसे ड नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इसके आगे क्या है, अनुस्वार कर रखा तो होगा अंग। जैसे कि अपन लिखते हैं ना अंग, तो ग के ऊपर ड होता है, ड के नीचे ऊपर बिंदु होता है, नीचे क्या होता है, ग लिखा होता है, तो हो जाएगा क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद है च वर्ग। अब च वर्ग में क्या करना है, छ, छ,
ज झ य, इसे क्या बोलेंगे हम? य बोलेंगे। छ छ ज झ य। फिर ट वर्ग, ट वर्ग में भी उच्चारण करते समय हमारा उच्चारण कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर हमारा उच्चारण स्पष्ट नहीं है तो ट में हम अंतर नहीं कर पाएंगे। जैसे ट ठ, ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। फिर त वर्ग हो जाएगा हमारा, उसमें त थ द ध न। अब इन दोनों में भी क्या होता है, बहुत बार हम उलझ जाते हैं कि कौन सा न है कौन सा न है। तो ये है न, हमारी जीवा क्या होगी? ऊपर टच हो जाएगी न, और ये हो जाएगा न, सामान्य शब्द। उसके बाद प वर्ग, प वर्ग में क्या है? प फ ब भ म। जितना स्पष्ट इनका उच्चारण करेंगे उतना ही हम क्लियरली आसानी से हम लिख भी सकते हैं। अब आते हैं हमारी अंतस्थल वर्ग। इसमें क्या आएगा? य र ल व। उष्म वर्ग, उष्म मतलब जिसमें क्या होती है हमारी जो वायु है वो क्या होगी? मुख से बाहर आएगी। जैसे श श स ह। जैसे ये जो श है किसके लाएगा? शिव। ये आएगा षड और ये आएगा सड़क। तो श श और स ये तीनों ही अलग अलग होते हैं जिनका उच्चारण करना हमें बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जब भी इन शब्दों का उच्चारण करते हैं बड़ा ही ध्यान से उच्चारण करना चाहिए। फिर है संयुक्त वर्ण। ये जो भी वर्ण है ये क्या होता है? दो वर्णों से मिल करके एक नया वर्ण बनता है। जैसे श्र त्र ज्ञ, क्या लिखेंगे? क्षेत्र, त्रीणी और ज्ञान। इस प्रकार हमारी वर्णमाला क्या होती है? पूरी हो जाती है। जिसमें आपको ध्यान रखना है स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ अं अह री री। फिर व्यंजन हो जाएंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। उसके बाद अंतस्थल वर्ग, फिर ऊष्म वर्ग और अंत में आएगा संयुक्त वर्ग। अब इनकी जानकारी प्राप्त करने के बाद हमें देखना यह पड़ेगा कि किस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखी गई है। अब इसमें क्या तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले ध्वनि आएगी, फिर वर्ण आएगा, वर्ण के बाद शब्द आएंगे, फिर वाक्य आएंगे, फिर पद आएंगे। तो ऐसे क्रम से बिल्कुल चलते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए इसको बढ़िया से समझना है। मानव द्वारा यानी हम लोगों के द्वारा प्रकट की गई, प्रकट मतलब बोली गई सार्थक ध्वनियों को, सार्थक मतलब ऐसी ध्वनि जो सामने वाले को समझ में आए, भाषा कहा जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा, अपन कोई बात किसी को बताते हैं तो सामने वाले क्या बोलता है? फिर से पूछता है, बोले क्या होता है? बहुत बार ऐसा। अगर आप कोई बात किसी को बता रहे, अगर सामने वाले को बात समझ में नहीं आ रही है तो क्या होता है? सामने वाला बार बार पूछता है, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, फिर से बोलो। तो ऐसा नहीं करना है। जितनी सार्थक ध्वनियों की प्रयोग करेंगे हम, जैसे आपको कहना है आप कहां जा रहे हैं, तो स्पष्ट बोलना है। आप यदि गति से बोलेंगे, फास्ट बोलेंगे, तो सामने वाला इसको नहीं समझ पाएगा। आप बोलेंगे कहां जा रहे हो, तो ये वाक्य सुनने वाले को समझ में नहीं आएगा। तो आपको करना यह है कि जिन भी ध्वनियों का प्रकट करते हैं, आप बोलते हैं, वो कैसे होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए। उसका उच्चारण भी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। वैसे भाषा की बहुत सारी अलग अलग भी परिभाषा है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अब भाषा का मूल रूप मनुष्य के मस्तिष्क में
बोधन और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास। आपको देखने में एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में, दिमाग में बोधन यानी समझना और अभिव्यक्ति, आप किस प्रकार सामने वाले को समझा रहे हो, कि क्षमता का विकास करता है। अगर आप सामने वाले को बात समझा रहे हो और सामने वाला भी उसको बोधन नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, आपकी अभिव्यक्ति सही नहीं है, जो बात समझाने की प्रयास कर रहे हो वो बात बढ़िया से नहीं समझा पा रहे हो, तो ये क्षमता का क्या होगा, अगर अच्छे से समझा पा रहे हो तो सामने वाले का जो विकास है बुद्धि का वो हो जाएगा। अगर अच्छे से नहीं समझा पा रहे हो तो बात नहीं समझ पाएगा सामने वाला। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, छोटे बच्चे होते हैं एलकेजी में, एचकेजी में, अगर सामने वाला अध्यापक जो गुरुजी है, अगर बच्चे को बढ़िया से नहीं सिखा पाएंगे, अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तो बच्चा कैसे सीखेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले बच्चे को बढ़िया से बताया जाए कि बच्चों ये देखिए, जैसे कि हाथी, घोड़ा, कमल, एक एक वर्ण का, एक एक ध्वनि का उनको बढ़िया से उच्चारण करवाना पड़ेगा। तो क्या होगा, उनकी जो बुद्धि है, जो उनका मस्तिष्क है, उसकी क्षमता का क्या होगा, विकास होगा। फिर भाषा विज्ञान के अनुसार मनुष्य के द्वारा प्रकट की गई ध्वनियों को, ध्वनि कौन प्रकट करेगा, मनुष्य करेंगे। क्यों, कि मनुष्य ही मनुष्य की भाषा समझ सकता है। शब्दों के चिन्ह के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, उसे वर्ण कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में अगर हम कहें तो इसका मतलब ये होगा कि मुख से उच्चारित स्वरों को ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। चिन्ह लिखा हुआ है, फिर से देख लीजिए, ध्वनियों के शब्द चिन्ह, ध्वनि पहले होगी, उसके बाद क्या होगा, उसका चिन्ह होगा, के द्वारा अभिव्यक्त किया गया जाता है, उसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं अपन एक बार, जैसे कि देखिए, मैं बोल रहा हूं क, केवल क को बोल रहा हूं तो क क्या हो जाएगा, ध्वनि, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस क को हम क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। क्यों, कि ध्वनियों के शब्द चिन्ह, पहले ध्वनि था, अब इसको लिख दिया तो ये क्या बन गया, चिन्ह बन गया, और चिन्ह को क्या कहेंगे अपन, वर्ण कहेंगे। तो आप ये भी परिभाषा याद कर सकते हैं कि ध्वनियों के शब्द चिन्ह के द्वारा, जब शब्द को लिखा जाता है, ध्वनि को लिखा जाता है, उसको अभिव्यक्त किया जाता है, समझाया जाता है, तो उसे कहते हैं वर्ण। और आप ये भी परिभाषा लिख सकते हो, अच्छे सुन लीजिए, कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि को जब लिखा जाता है तो क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है। बिल्कुल आसान सी बात है। अब बहुत बार क्या होता है, अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं, उलझ जाते हैं कि आखिर वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। अभी तक ये एकदम क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन हम यह प्रयास करते समझने का कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर, हम जो उच्चारण करते हैं उसके आधार पर 45 वर्ण होते हैं। इसमें 10 तो क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन लेखन मतलब लिखते समय, लिखने के आधार पर, लेखन के आधार पर ये हो जाएंगे 52 वर्ण, जिसमें 13 तो हो जाएंगे हमारे स्वर, और 35 हो जाएंगे हमारे व्यंजन, और 4 हो जाएंगे हमारे संयुक्त व्यंजन। इसके आधार पर कुल हो जाएंगे हमारे 52 वर्ण। किसके आधार पर, लेखन के आधार पर। अगर बोलते समय हम बोलेंगे तो क्या होंगे, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब भी इनको लिखा जाता है तो सारे ही वर्णों का प्रयोग हमें करना पड़ता है। इसके आधार पे देख लिया कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि आखिर स्वर में और व्यंजन में क्या अंतर है। आप कैसे पहचानोगे कि स्वर कौन सा है, और कैसे पहचानोगे कि व्यंजन कौन सा है।
अगर व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता तो ये पता लगना बहुत जरूरी है कि आखिर व्यंजन में ऐसा क्या होगा, कौन सा वर्ण जुड़ेगा या कौन सी ध्वनि उसके अंदर जुड़ेगी, तब जाकर के व्यंजन का उच्चारण होगा। तो स्वर को और व्यंजन को हम जो है वो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।